अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, फिर चाहे वो एमसीए हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या एमटेक हो, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा की हो और आप टीचिंग या फिर रिसर्च में करियर ऑप्शन देख रहे हैं, तो एनटीए यूजीसी नेट एकमात्र क्वालिफाइंग पेपर है जो भारत सरकार कंडक्ट कराती है, जिसको पास किए बिना ना ही आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, ना ही आप पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं। मैं पिछले 10 साल से इस पेपर के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, उनको ट्रेन कर रहा हूं, और इस एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है कि क्या कॉमन डाउट्स और कंफ्यूजन्स बच्चों को इस पेपर के बारे में है। इस एक वीडियो में वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जितनी डिटेल्स है इस एग्जाम के बारे में, ए से लेकर जेड तक सारी की सारी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अभी बात करते हैं वीडियो के चैप्टर्स के बारे में, जो आपको नीचे टाइमलाइन पे भी नजर आएंगे और बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान से। जैसे मैंने बोला, सिंगल वीडियो होने वाली है, इसका कोई वीडियो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में नहीं बनाऊंगा। नेट के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं, आई होप इस वीडियो से कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले समझेंगे एनटीए यूजीसी नेट की आखिर जरूरत क्या है, गवर्नमेंट इस एग्जाम को क्यों इतना पॉपुलर बना रही है और क्यों इस पे इतना काम कर रही है। देन ये एग्जाम आखिर है क्या है, कैसे इस पे बात की जा सकती है, कैसे पेपर होता है, वो सारी बेसिक डिटेल समझेंगे। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम साल में कितनी बार कंडक्ट होता है, कब फॉर्म आते हैं, कब फिल होते हैं, रिजल्ट कब आता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग। देन कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर उस लैंग्वेज में आमतौर पे एग्जाम होता है। कंप्यूटर साइंस और कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या कोई भी एग्जाम लिख सकता है? नहीं, तो वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे। देन एग्जाम का पैटर्न, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर बेस्ड है, सिंपल एग्जाम है, वो सारा क्राइटेरिया समझना है। क्या ड्यूरेशन है, कितने पेपर होते हैं। देन व्हाट इज द सिलेबस, यहां से मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा। तो स्पेसिफिक टू सीएसआईटी क्या पेपर 1 है, क्या पेपर 1 इज काइंड ऑफ कॉमन, तो उसकी बात कर लेंगे। देन हाउ मच मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन नेट एग्जाम, तो एक ऑब्वियसली इसका कुछ टारगेट होना का, पेपर क्यों लिख रहे हैं, इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो कितने नंबर आपके आएंगे जब आपको नेट या जेआरएफ या दोनों, आगे बात करूंगा, वो क्लियर आपका हो जाएगा। और उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स पूरा देखेंगे। व्हाट आर व्हाई नेट एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, अब ऑब्वियसली जब ये एग्जाम लिख रहे हैं और पास कर रहे हैं, रियलिटी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिखने से क्या फायदा होगा, सारे यूज के सारे सिनेरियो आपको समझाऊंगा। एंड इन द लास्ट, हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट फॉर नॉट गेट नेट प्रिपरेशन, टोटल कितना टाइम सफिशिएंट है अलग अलग सिनेरियोज में, अगर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं या अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, वो सारे सिनेरियोज। यस, सो लेट मी डायरेक्टली स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ व्हाई एनटीए यूजीसी नेट। देखिए एक बात समझिए, आजादी के बाद जब आजादी हमारी हुई, भारत की थोड़ा पुराना हिस्ट्री लेके चल रहा हूं, तो ये तो हमें पता था कि अगर लॉन्ग रन में अच्छा काम करना है, ये अब सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय किसान, जय जवान, जय किसान। यस, तो जब ये स्टेज हमने पार कर ली कि अब खाना, फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, अच्छी फौज है और हमें नहीं लगता कि कोई जल्दी से आके हमको हरा सकता, हम सेफ हैं। अब जब वाजपेयी जी ने इसमें ऐड किया था जय विज्ञान, तो नॉलेज होना चाहिए, हायर एजुकेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर, तभी हम लॉन्ग टर्म पे प्रॉस्परस हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कॉलेजेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। समय के साथ आप देखेंगे तो अच्छी रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब हमने डेवलप कर लिया, बट अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स भी चाहिए। यस, जब तक अच्छे प्रोफेसर्स, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, और ये हम स्कूल की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज है, हायर एजुकेशन है ना, डॉक्टरेट डिग्रीज में, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, ग्रेजुएशन कोर्सेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जब तक अच्छे टीचर प्रोफेसर्स नहीं होंगे, तब तक एजुकेशन कैसे डेवलप होगी। अब यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम देखिए, देश में इतने सारे बोर्ड्स है ना, 12th क्लास के अलग अलग बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड से, फिर इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं। अब उसमें से किस सम कोई आता है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर ली, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। सवाल ये है, क्या आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर देखकर आपको पढ़ाने के अलाउ कर दें क्या? स्टार्टिंग में हम ऐसा करते थे, बट एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है, बिकॉज आप जानते हैं, ईमानदारी की बात यह है, करप्शन भी है सब जगह, शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल एकदम सेम नहीं है, कुछ लोग जैसे तैसे नंबर मैनेज कर लेते हैं, बट
उस लेवल पे नॉलेज नहीं है कि हमारे भविष्य पे काम कर सके। आप सोचिए ना, जो टीचर, जिसको हम टीचर बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ा रहा है, जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा रहा है, उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक बड़ा जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, और स्किल वाइज, नॉलेज वाइज कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई कोई चीज ना हो कि हमें लगे कि यार हमारा जो आने वाले बच्चे वो खराब हो जाएंगे। तो सरकार ने सोचा क्या करें, एक पेपर बना देते हैं अलग से। उस पेपर का नाम है नेट एग्जाम। अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा एनटीयूजीसी नेट क्या, बट मान लीजिए एक एग्जाम बनाया और अब क्या बोला, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया? हाँ सर कर लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? आपने XYZ बोर्ड से किया, XYZ यूनिवर्सिटी से किया। सरकार के लिए में कोई लेना देना नहीं है। अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, अगर ग्रेजुएशन स्टूडेंट को, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो पहले ये एग्जाम पास करो। अब इससे देखिए एडवांटेज क्या होगा, जब आप ये मैंडेट कर देंगे, एग्जाम का स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऐसा नहीं आपने कुछ भी कहानी पढ़ी, खिचड़ी पेल के आकर पास कर गए। यस, तो जब ये एग्जाम आप लिखेंगे और जब ये एग्जाम आप पास करेंगे, तो यहां पर क्लियर कट एक फिल्टरिंग हो जाएगी क्वालिटी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जो सच में नॉलेज रखते हैं और जो सच में उस काबिल है, जिन्हें हमारे देश को, भविष्य को पढ़ाने की परमिशन होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैं इतना अंडरस्टैंडिंग पहले से बता दूं, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, वरना फॉर एग्जांपल ये भी एक तरह की खाना पूर्ति होती है, हर कोई पास कर लेता। सो नॉर्मली पासिंग परसेंटेज इज ओनली 6%। जस्ट टू टेल यू द आइडिया कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो लगभग 100 बच्चे बैठते हैं, सिर्फ टॉप 6% बच्चे होते हैं जो नेट क्वालिफाई करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं दोज हु आर अलाउड टू से एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे उसके बाद काम कर सकते हैं। तो क्या आपको समझ आया कि सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स पढ़ाएं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाएं, उनका नॉलेज टॉप क्वालिटी हो, अपडेटेड हो। ऐसा ना हो कि करप्शन के कारण या किसी और व्यवस्था के कारण जैसे तैसे वो आ गए और खुद तो बर्बाद है ही, आने वाले समय में हमारे बच्चे और हमारे भविष्य को भी बर्बाद करें। ये हम नहीं चाहते। अब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, प्रोफेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए क्यों एडवांटेजेस है। देखिए, ये पेपर आपको आपकी योग्यता साबित करने का मौका देता है। हो सकता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज थोड़ी कम हो सकता है पहले आपने उतना काम ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, जब एज ए स्टूडेंट मैं पढ़ता था तो मैं 4 टॉपिक छोड़ दिया करता था पेपर में। ठीक है, 4 नंबर कटेंगे मेरे, कटेंगे, लेकिन आज जब मैं स्टेज पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए सर, तो नहीं छोड़ सकता, मेरी जिम्मेदारी है ना। जब तक मैं टॉपिक पे पूरी पकड़ ना रखूं और 100% ना जान लूं, तब तक पढ़ाने का अधिकार नहीं, वरना मैं किसी दूसरे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। तो यहां पर टीचर को एक एडवांटेज क्या मिलता है, अगर आप इस पेपर को पास करते हैं, आप अपनी योग्यता साबित करते हैं बच्चे को, कॉलेज को और भारत सरकार को, कि देखो भैया मैंने पेपर पास कर लिया, अब मेरे पास नॉलेज है, अब मैं शानदार तरह से पढ़ा सकूंगा। तो यहाँ ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एडवांटेज नहीं है, टीचर कम्युनिटी के लिए भी एडवांटेज है कि आपने पेपर पास कर लिया तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आगे बताऊंगा क्या क्या। दूसरा, जो लोग स्पेसिफिकली रिसर्च करना चाहते हैं, अब देखिए 12th क्लास में IIT-JEE का पेपर आपने लिखा है ना, जिसकी टॉप रैंक आई उसे टॉप कॉलेज मिल गया, रैंक के हिसाब से एलोकेट हुआ, उसमें कोई चीटिंग नहीं है, प्योर मेरिटोक्रेसी है, कोई डोनेशन नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। IIT में जाना डोनेशन चलती है क्या? नहीं सर, रैंक आएगी तो कॉलेज मिलेगा, नहीं आएगी तो नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं, है ना, हम बात करते हैं PhD की, हम बात करते हैं मास्टर्स की, वहां पर हम रैंक पे एडमिशन नहीं दे सकते। अभी आगे जाके आप समझेंगे, कुछ लोग ऑलरेडी मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। नॉलेज जो है और रिसर्च जो है थोड़ी सब्जेक्टिव है। आपने क्या काम किया, कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश किया, कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश किया, कहां पब्लिश किया, उसका क्या रिलेवेंस है, ये सिर्फ एक रिटन एग्जाम से जज नहीं किया जा सकता। तो ये एक एग्जाम है, NTE-UGC नेट एग्जाम, जो आपको अगेन ये बताता है प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, कि जो लोग एस्पिरेंट्स हैं स्पेसिफिक टू PhD, कि आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गया, PhD करना चाहते हैं, ये पेपर अगर आप पास करते हैं और अच्छे नंबर से पास करते हैं, तो अब ये क्लियर कट हो जाता है कि आप एक वैलिड कैंडिडेट है रिसर्च करने के लिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे, अभी आगे बताऊंगा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यंग एज में JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्टाइफन भी देती है, वजीफा देगी हर महीने 30,000 35,000 रुपए आपको, और PhD करने का मौका देगी। कुछ कॉलेज में स्लॉट रिजर्व्ड है, हर कॉलेज में। आप किसी भी IIT में जाए, NIT में जाए, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट PhD के लिए आप ट्राई करते हो एडमिशन ना मिले, बट व्हेन यू क्वालिफाई दिस पेपर यू गेट डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि वहां पे स्लॉट रिजर्व, उनको देना ही पड़ेगा आपको एडमिशन, ये वाली कहानी है ना। तो 2-3 आइडियाज मैंने बताए
हमारे जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी टीचर्स हों, बच्चों का टीचर का दोनों का फायदा, करप्शन एकदम खत्म हो जाएगा इससे। दूसरा जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका फायदा है, क्योंकि उन्हें अपनी नॉलेज को आगे दिखाने का मौका मिलता है और उनको सही जगह पे जाने का, सही गाइड के अंडर में अपनी थीसिस लिखने का मौका मिलता है। तो यूजीसी नेट क्यों है, क्या इसकी जरूरत है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो एनटीए यूजीसी नेट है इसकी क्या कहानी है, आइए इसके बारे में बात करता हूं। सो आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहले शब्द क्या है, एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए कौन है? देखिए, एनटीए एक संस्था है जो पेपर कंडक्ट कराती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, एक डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग बनाता है, सड़क बनाता है। तो मान लीजिए कोई बैंक है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है, तो आप पीडब्ल्यूडी के पास जाओ कि सर हमें ना बिल्डिंग बनवानी है। पीडब्ल्यूडी आएगा, आपके लिए बिल्डिंग बना देगा। केंद्रीय विद्यालय को अपनी बिल्डिंग बनानी है, आप पीडब्ल्यूडी के पास जाओ, पीडब्ल्यूडी आएगा, आपके लिए बिल्डिंग बना देगा, लाइक दिस। उसी तरह एनटीए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो रिसेंटली स्टेब्लिश हुई है, 5-6 साल हुए हैं, बट इनका काम है किसी भी पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराना। ये अपने लिए पेपर नहीं कंडक्ट कराते, ये थर्ड पार्टी एजेंसी है भारत सरकार की, जो किसी के लिए पेपर कंडक्ट करते हैं। और किसके लिए कराते हैं? आईटी जेई के लिए, जेई मेंस के लिए। तो अब ये बात बताने की जरूरत नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी क्या है, बिकॉज आईटीज आर द वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, और उसके अंदर जो बच्चा जाता है ये सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, अगेन हमारे जो नीट यानी कि जो डॉक्टर्स के लिए एडमिशन का टेस्ट होता है, उसके लिए भी यही टेस्ट कंडक्ट करती है एनटीए। उसके बाद सी मैट है, जी पैट है, सीयूईटी है, और हमारा जो नेट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी ये कंडक्ट करते हैं। तो एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका काम टेस्ट कंडक्ट कराना है। तो पहली बात तो ये समझ जाती है, क्योंकि नेट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो एग्जाम शानदार तरीके से कंडक्ट होगा, पेपर आउट नहीं होंगे, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, और आपको यहाँ कोई करप्शन देखने का मौका नहीं मिलेगा। पहली बात। पॉइंट नंबर 2, एनटीए यूजीसी। अब यूजीसी क्या है? यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मान लीजिए भारत के अंदर हायर एजुकेशन की पूरी ठेकेदारी जो है वो इस संस्था के पास है। देखिए एक बार मैं क्या लिखता हूं, it's a body under a Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. It is set up in accordance with the UGC Act 1956 with the charge with coordination, determination and maintenance of standards of higher education in India. तो सारी जिम्मेदारी इसकी है। भारत में कहते हैं ना यूजीसी सर्टिफाइड है कि नहीं, भारत में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो वैलिड है कि नहीं, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कौन मान्यता देता है? यूजीसी देता है। उन कॉलेजेस के अंदर कितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको स्कॉलरशिप देना, वजीफे देना, वो भी किसका काम है? यूजीसी का काम है। लगभग 725 करोड़ रुपए हर साल यूजीसी खर्च करता है जेआरएफ और अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप में, ताकि भारत में एजुकेशन को प्रमोट कर सके। यस, तो यूजीसी ये हुई। यूजीसी नेट ने एक पेपर बनाया जिसका नाम है नीट एनईटी, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किस चीज की एलिजिबिलिटी फाइंड कर रहा है कि आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, आप भारत के कॉलेजेस में हमारे भविष्य को ट्रेन करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यस, तो आई थिंक अब आप इसका पूरा फुल फॉर्म समझ गए क्या कहानी है। जो एग्जाम है उसका नाम है नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। किस चीज का टेस्ट है? ये देखना कि आप पढ़ाने की योग्यता रखते हैं कि नहीं। ये एग्जाम एक्चुअली किसके अंडर में हो रहा है? यूजीसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी ठेकेदारी है सब चीज को मैनेज करने की। और यूजीसी तो एक बॉडी है, वो खुद से पेपर कंडक्ट नहीं कराती, उसको कोई थर्ड पार्टी चाहिए। 2018 से पहले सीबीएसई, जो सीबीएसई बोर्ड है, वो ये पेपर कंडक्ट कराता था, बट अगेन उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, तो अब एनटीए को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो 2018 के बाद एनटीए यूजीसी के बिहाफ पे पेपर कंडक्ट कराता है ना। तो आई होप टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सारी बात अभी आपको क्लियर हुई होंगी। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। तो पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है कि ये गेट की तरह नहीं, पेपर साल में 2 बार कंडक्ट होता है, विच इज वेरी गुड। और बीच में हाल के 1-2 साल के अंदर कोविड जैसे था, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस वजह से थोड़ी साइकिल चेंज हो गई थी। कुछ सालों में एक ही बार पेपर हुआ, क्योंकि कई बार पोस्टपोन करना पड़ा, बट अब फाइनली आई थिंक धीरे धीरे चीजें बिल्कुल सेम हो गई हैं। तो 2 बार आमतौर पर हम ये पेपर एक्सपेक्ट करते हैं। एक बार ये पेपर होता है जून में, एक बार ये पेपर होता है दिसंबर में। जो जून का पेपर है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आमतौर पे अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, और जो दिसंबर का है वो आमतौर पे सितंबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यस, रजिस्ट्रेशन जून के जो है वो मई तक क्लोज हो जाएंगे, दिसंबर के लिए अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। एग्जाम डेट, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आमतौर पे
अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 20 जून के करीब एग्जाम होता है, सिमिलरली 10 से 20 दिसंबर, थोड़ा बहुत 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। ये गेट की तरह नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है, 10-5 दिन आगे पीछे होता है, ठीक है। दिस इज द आइडिया। उसके बाद एग्जाम सिटी स्लिप, जहां भी आपका एग्जाम होगा एग्जैक्ट एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले आपको वो पता लग जाएगा कौन सी सिटी में है। देन यू गेट एडमिट कार्ड 2 days बिफोर द एग्जाम। 3 weeks आफ्टर द एग्जाम आपको जो भी आंसर कीज है, ऑफिशियल आंसर कीज, वो रिलीज कर दी जाती हैं। और लगभग विद इन 2 months एग्जाम कंप्लीशन होने के, तो ऐसा नहीं जी 1 साल हो गया रिजल्ट का इंतजार करेंगे, 6 महीने में तो दूसरा एग्जाम होना है, तो लगभग 2 महीने के अंदर रिजल्ट आपको आ जाता है। एंड फाइनल कट ऑफ भी रिजल्ट के साथ ही आएगा। तो कट ऑफ से मतलब क्या है, ये आईटी जेई की तरह, गेट की तरह नहीं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। इस एग्जाम को पार करके डायरेक्ट आपकी कहीं नौकरी भी नहीं लगती है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसका मतलब है कि आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं, देन यू कैन गो डायरेक्टली टू एनी कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूट जहां पे आप जाना चाहते हैं, एंड यू कैन से कि आई एम क्वालिफाइड एज लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लाइक दिस। तो आई थिंक डेट्स आपको मोटा मोटा अंदाजा हो गया कैसे काम करते हैं। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, विच इज लाइक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड विद देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं बहुत आराम से स्क्रॉल करता जाऊंगा, यू कैन ऑल्सो सी द सब्जेक्ट कोड। हालांकि मैं मान रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट हमारे पास कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, बट ये वीडियो जनरल है, किसी के लिए भी काम की है। तो लुक एट दिस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एंड बहुत खुशी है, इसकी वर्सेटैलिटी देखिए, लगभग 90 या शायद उससे भी ज्यादा टॉपिक्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, अलग अलग टॉपिक्स में, कि ये बता रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना, हमारा फ्यूचर क्या है, वर्सिटैलिटी। तो एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक कल्चर, अरेबिक आर्कियोलॉजी, असमीज, तो लिटरेचर भी यहाँ पर है, कॉमर्स है, क्रिमिनोलॉजी है, देयर यू सी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, लुक एट दिस, अलग अलग, गुजराती, हिंदी, इंडियन हिस्ट्री, होम साइंस, ह्यूमन राइट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जापानीज, कन्नड़ा, कश्मीरी, आगे देखिए कोंकणी लैंग्वेजेस और लॉ आ जाता है, लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, मलयालम, मराठी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नल, कुछ छोड़ा नहीं है, हर टॉपिक के अंदर पेपर कंडक्ट करा, मजेदार। पाली, संस्कृत, इवन प्राकृत में, प्राकृत इज दैट लैंग्वेज जिससे संस्कृत डिराइव हुई है, उसमें भी पेपर कंडक्ट हो रहा है, माय गॉड। रशियन, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, टॉपिक देख के मन करेगा कि बस आप पढ़ते रहे। लुक एट दिस, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, सिंधी, सनातनी, एंड तमिल, तेलुगु, उर्दू, योगा, वुमेन स्टडीज, विजुअल आर्ट्स, आई डोंट नो इसमें क्या क्या पढ़ाते होंगे, टूरिज्म, ट्राइबल एंड रिलीजियन लैंग्वेजेस, लाइक दिस। सो ओवरऑल 82 यहाँ पर है, बट कोड आई थिंक 100 तक जा रहा है, तो यू कैन क्रॉस चेक कि किस किस टॉपिक में होता है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करूंगा कंप्यूटर साइंस पे, जो मेरा एरिया है, बट हमारा सब्जेक्ट कोड है 87। आप अपना सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं कहीं भी वीडियो पॉज करके। तो ये आपको समझ आ गया कितने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर लिखने के लिए। अब क्वालिफाइंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है। जब भी फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं, इफ यू वांट टू राइट एग्जाम इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, तो आपका या तो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। तो जो लोग बीटेक है, या जिन्होंने बीसीए किया है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, नहीं, आप एलिजिबल नहीं। क्योंकि सोचिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है भाई, कॉलेज में जाके पढ़ाना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कल को आप खुद बीसीए एमसीए को कैसे पढ़ाएंगे। तो आपका मास्टर्स डिग्री यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट ऐसा नहीं है कि मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। सो अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री आमतौर पे भी 2 ही साल का है, तो अगर आप फाइनल ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, या मास्टर डिग्री के सेकंड ईयर में, दोनों ही केस में आप एग्जाम लिख सकते हैं। पास आउट है तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, पहला तो आपका जो मास्टर्स डिग्री है उसमें मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी 55% नंबर आपका होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज एंड पीडब्ल्यू एंड ट्रांसजेंडर्स, वहां पे आपका 5% का रिलैक्सेशन है, 50% आपका होना चाहिए। या अगर कोई बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने अपना पीएचडी 1991 से पहले कंप्लीट कर लिया था, तो उनके लिए 50% का रिलैक्सेशन है। देखो सरकार किसी को नहीं छोड़ रही, जिसने 1991 में पीएचडी कंप्लीट कर लिया उसको बोल रही है कि एग्जाम लिखो नेट का, देखते हैं कि आपकी नॉलेज अपडेट चल रही है कि नहीं, एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यस, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, देखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफिकेशन द स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट पीजी इन 2 years। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, नेट करना है सर, पहले मास्टर्स कर रहे हैं। अरे भाई, आप आज क्वालिफाई करते हैं, और मतलब इसका मतलब फर्स्ट ईयर में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं,
नेट का पेपर, बस क्या 2 साल के अंदर आपको अपना पीजी कंप्लीट करना है ना। तो टेक्निकली आप सोचेंगे तो कायदे से तो ग्रेजुएट स्टूडेंट भी पेपर लिख सकता है, बस आप एडमिशन लो मास्टर्स के अंदर, वेदर वो एमसीए है, एमटेक है, बीसीए है, सॉरी एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एंड देन यू राइट अ पेपर, है ना। पास हुआ 2 साल के अंदर भी, अगर आपने मान लीजिए अगर कोई 2024 में नेट क्वालिफाई करता है, अगर वो 26 तक भी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ले, देन यू आर वैलिड। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जेआरएफ क्या है और असिस्टेंट, अब इस पे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, कुछ लोग को ऐसा कंफ्यूजन होता है, बाकी डिटेल में बात करूंगा। पेपर सिर्फ एक है, नेट का पेपर है। जब आप ये पेपर फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपसे पूछता है कि आपको क्या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बात समझ आती है, जहां पे हम ये देखते हैं कि भाई आप किसी कॉलेज में पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं, उस चीज को चेक किया जा रहा है। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब अगेन ये वही प्रोग्राम है जो भारत में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना चाहता है। तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे अपर एज है 35, ऑब्वियसली 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए 35 हो जाती है। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 30 इयर्स। इसमें क्या है, वाई लिमिट क्यों लगाई? जूनियर रिसर्च फेलोशिप है ये, और अभी मैं आपको बताऊंगा। पेपर सेम है, सिर्फ जो टॉप के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाई करते हैं। उसके भी जो कुछ टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, मैं नंबर्स में भी आगे डिटेल करूंगा, दे क्वालिफाई फॉर जेआरएफ। तो ऐसा मान लो कि 100 बच्चों ने पेपर लिखा, तो टॉप के जो 10 बच्चे, उदाहरण दे रहा हूं, उनको हमने बोल दिया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके भी जो टॉप 3-4 बच्चे होंगे वो जेआरएफ हो जाएंगे, बस ये कहानी है। तो कोई सेपरेट पेपर नहीं है, एक ही पेपर है। टॉपर्स ऑफ द टॉपर जो होंगे वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, बस शर्त है कि उनकी उम्र 30 से कम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल समबडी इज 40 ईयर ओल्ड, वो भले कितना भी ज्यादा नंबर लेके आए, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही क्वालिफाई करेगा, वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, है ना। तो आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं है। कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है? नहीं। तो कुंभ का मेला नहीं कि 12 साल में एक बार, या यूपीएससी की तरह 4 बार 6 बार ही आप लिख सकते हैं। आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम लिखे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्वियसली जेआरएफ पे ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि 30 साल अगर आप जनरल कैटेगरी के मान लीजिए आप क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं पेपर, बट ऑब्वियसली जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप इन दोनों का जो डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हुआ होगा। भारत की नेशनैलिटी होनी चाहिए, और वही जो मैं बोल रहा हूं कि कोई अपर लिमिट नहीं है। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अगेन सर पेपर लिख रहे हैं, हमारी 1 या 2 बैक है, लिख सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर जब आप लिख रहे हैं उस समय आपकी परसेंटेज हो सकता है एग्जैक्ट 55 भी नहीं हो रही, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आपकी डिग्री कंप्लीट है, कंप्लीट होगी, पेपर का रिजल्ट आने के बाद उसके 2 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए विद अ परसेंटेज ग्रेटर देन 55, तो आपका नेट का जो एलिजिबिलिटी कार्ड है वो वैलिड हो जाता है। यस, तो आई होप एलिजिबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया होगा। कुछ पेंडिंग केसेस हो सकते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। सर कैन आई राइट नेट इन सब्जेक्ट्स अदर देन दैट आई हैव स्टडीड इन माय मास्टर्स? नो। तो फॉर एग्जांपल कोई बोले कि मैंने एमसीए किया है सर, अभी मैं प्राकृत में पीजी लिखना चाहता हूँ, भाई ये मजाक थोड़ी हो रहा है। आपका मन बदल गया, लेकिन आपके पास जब वो नॉलेज ही नहीं है तो कल को बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन बदलता है, कल को मेरा मन है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा किसी कॉलेज में जाके, तो पहले आपको पीजी करना पड़ेगा इंग्लिश में। ग्रेजुएशन का आपको कोई भी कोर्स से फर्क नहीं पड़ता, पहले पीजी करिए। जब पीजी करेंगे इंग्लिश में, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू राइट नेट एग्जाम इन इंग्लिश। आई थिंक ये बात क्लियर है। तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं कर सकते। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी के अंदर आप नेट एग्जाम लिखेंगे, है ना। कैन आई राइट नेट एग्जाम इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट? ऑब्वियसली नॉट, नहीं लिख सकते, एक बार में नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली अलग अलग टाइम में लिख सकते हैं। अब जैसे अगर किसी ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, लाइक कोई है जिसने इंग्लिश भी किया है, हिंदी भी किया है, तो एक बार आप हिंदी में लिख लीजिए, अगले 6 महीने के बाद मौका आएगा इंग्लिश में लिख लीजिएगा, आपका मन है, बट एक बार में एक ही पेपर आप दे पाएंगे। यस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या नेट और जेआरएफ के लिए सेपरेट पेपर है? नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं वो नेट बनेंगे, जो उनके से भी अच्छे बच्चे हैं वो जेआरएफ बन जाएंगे, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग अभी आगे भी पैटर्न की बात करूंगा, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक इट वेरी हार्श। क्योंकि अगेन ये कोई सेलेक्टिंग एग्जाम नहीं है जिसके बेस पे डायरेक्ट आपको जॉब मिल रही है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज गुड और बैड इन बोथ वेज। आगे एक बार इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड 2 times इन अ ईयर, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि साल में 2 बार ही एग्जाम होता है। आगे बढ़ता हूं।
ना नेक्स्ट थिंग इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सर बात समझ आ गई, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। और अगर आप या तो लॉन्ग टर्म में टीचिंग में अपना करियर देखते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो दोनों ही केस में आप इस वीडियो से और इस आइडिया से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब पेपर का स्ट्रक्चर क्या है? तो पेपर का स्ट्रक्चर समय के साथ बहुत बार बदला है ना। मैंने आई थिंक पेपर दिया था 2013 एंड 14 में, तभी अलग हुआ करता था, फिर 18 से फाइनली भी सेम चल रहा है। एंड नाउ व्हाट, पहले 3 पेपर होते थे, नाउ व्हाट दे हैव डन इज कि 2 पेपर होंगे। वैसे मुझे तो लग रहा है ये कहने के लिए 2 पेपर है, एक्चुअली एक ही पेपर है। गेम समझिए क्या है, 3 घंटे का पेपर है ना, एक ही पेपर है कायदे से। उसमें इनको आप 2 सेक्शन मान लीजिए। एक सेक्शन है, कैन आई हैव अ एम्प्टी स्लाइड, या चलो यही समझाता हूँ, या लिखा भी है। तो एक सिंगल पेपर है 3 घंटे का, जिसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन को हम बोलते हैं पेपर 1, एक को हम बोलते हैं पेपर 2, जो यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ। पेपर 1 जो है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस। पेपर 2 के अंदर होंगे 100 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का मसला नहीं है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबर के हैं, तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है पेपर 1। और ये 100 क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबर के हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल 200 नंबर के। टोटल आपको जो नेट का एग्जाम हो गया वो हो गया 300 नंबर का। और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 50 और 100, 150 क्वेश्चन। अब धीरे धीरे देखिए, पेपर के पैटर्न से आइडिया भी समझ आता है। टोटल ड्यूरेशन जो आपको दोनों के मिला के मिलेगी वो है 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट्स। ऐसा नहीं है पेपर 1 खत्म हो गया, पहले ऐसा होता था 2018 से पहले पेपर 1 हो गया, अभी आप 10 मिनट घूम के आओ, 1 घंटा का ब्रेक है, देन पेपर 2 स्टार्ट होता। नहीं, नो ब्रेक। बल्कि पेपर 1 पेपर 2 है भी नहीं है, सेक्शन की तरह है। ऐसा नहीं कि पहले पेपर 1 कंप्लीट करोगे तब P2 शुरू कर सकते हो, नहीं नहीं, आप बीच में स्विच कर सकते हो। तो सिंगल पेपर की तरह चल रहा है। आपका मन है पहले आपको टेक्निकल सॉल्व करना है तो टेक्निकल कर लो, पहले नॉन टेक्निकल करना है नॉन टेक्निकल कर लो। 180 मिनट के अंदर ये 150 क्वेश्चन आंसर करना है, जिस ऑर्डर में करो आपका मन है। तो दीज आर लाइक सेक्शंस हो गए, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब जैसा मैं बोल रहा हूं, सेक्शन 1 जो है, सरकार कहती है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन जनरल समझ आने चाहिए। जैसे मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ, बाद में बात करूंगा। लुक एट दीज आर कॉमन टॉपिक्स। तो जितने भी आपने सब्जेक्ट्स देखे ना, चाहे आप इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल एंड एनवायरमेंट, ये सब आपको आना चाहिए। दैट इज पेपर 1। तो ये हमारा कॉमन हो गया। यस, पेपर 2 इज आपका सब्जेक्ट नॉलेज। तो कंप्यूटर साइंस वालों को कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई मराठी में लिख रहा है उसको मराठी के क्वेश्चन आएंगे, कोई लॉ का पेपर लिख रहा है उसको लॉ के क्वेश्चन आएंगे, लाइक दिस। तो पेपर 1 इज द कॉमन पार्ट। भारत में जितने बच्चे नेट का पेपर लिखते हैं, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 जो है वो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, जो सिर्फ कौन लिखेगा, जो आप जिस पेपर में, जिस सब्जेक्ट में उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई। एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते चलिए, 180 मिनट में जब आपको 150 क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो सोचिए ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। लगभग 1 सवा मिनट मिला आपको एक क्वेश्चन पढ़ने में। अब वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, कंप्यूटर बेस्ड है, हो सकता है कोई डायग्राम कुछ फिगर आपको बनाना पड़े, देन क्लिक भी करना है। तो सबके लिए बहुत कम टाइम आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं हो सकता। तो कैसे पढ़ना चाहिए पेपर के लिए उसके आगे बात करूंगा। जैसे गेट है, वहां 180 मिनट में 65 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन आ रहा है, दुगने से भी ज्यादा। तो पेपर यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो रिलेटिवली आसान होंगे। तो ये आई होप मैंने एकदम क्लियर कट बता दिया ना, पैटर्न में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 टेक्निकली दे आर पेपर, बट मैं तो इन्हें सेक्शन बोल रहा हूँ। और 100 नंबर का ये, 200 नंबर का ये, कितने नंबर लाने वो बाद में बात करूंगा। 50 क्वेश्चन इधर से, 100 क्वेश्चन इधर से, टोटल 150 क्वेश्चन है। यू कैन जंप बिटवीन देम। ऐसा नहीं कि ये खत्म होने के बाद ये शुरू होगा। आप पहले चाहो तो पहले टेक्निकल क्वेश्चन कर लो, फिर जनरल कर लो, पहले जनरल कर लो, फिर टेक्निकल कर लो। ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए अपने अपने सब्जेक्ट वाला होगा। फेयर इनफ, ये बात समझ आ गई। अच्छा, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो पेपर दोनों जैसे होता है ना, दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा क्वेश्चन। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप बता देंगे कि आप हिंदी में या इंग्लिश में, किस में आप लिखना चाहते हैं। आमतौर पे CSIT वाली बात करूं तो ज्यादातर लोग ऑब्वियसली इंग्लिश में ही लिखेंगे। और नेट भी कहता है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन हुआ बाद में ट्रांसलेशन में, तो हम जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसे स्टैंडर्ड मानेंगे। तो लैंग्वेज आई थिंक हमारे लिए कोई इशू नहीं है, तो हम उसको इंग्लिश में ही हैंडल करने वाले हैं। नाउ लेट मी कम टू चैप्टर नंबर 6 विच इज लाइक सिलेबस। तो जैसा मैं मेंशन कर रहा हूं कि टोटल
पेपर 1 से कितने क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड है? 5050 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। और हर टॉपिक से ऐसा नहीं कि सर एक टॉपिक से 50 में से 40 क्वेश्चन आ गए, बाकी कुछ पूछा ही नहीं, तो देयर यू सी 1-2 नंबर ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकता है, बट मानना है कि लगभग हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10-10 नंबर का हर टॉपिक हो जाता है ना। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट देम डाउन। ये पेपर 1 है क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन है। नाउ लेट मी कम टू द कंप्यूटर साइंस पार्ट, जो हमारा पार्ट है। तो हर मॉड्यूल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बहुत ऐसा नहीं होगा कि कहीं से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और कहीं से 18 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये मोटा मोटा आइडिया है। एंड पेपर 2 इज लाइक द बाप एंड द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द पेपर। इवन गेट इसका सबसेट है। भाई आप समझिए ना, ये पेपर जो पास कर रहा है वो एमटेक स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाएगा, गेट जो पास करेगा वो जाके एमटेक करेगा। तो यहाँ पे नॉलेज डोमेन बहुत वास्ट है ना। तो डिस्क्रीट मैथ्स हो गया आपका, बहुत अगेन एडिशनल टॉपिक्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स गेट में नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वहां सी आता है, यहाँ C++, बेसिक पाइथन सब है। DBMS सॉफ्टवेयर वहां पे नहीं है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशनल कंपोनेंट, केस स्टडीज यहाँ पर आ जाती है, लाइनक्स एंड ऑल। देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कंपाइलर्स, एंड देन डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, इवन एआई तो टच भी नहीं करते, बट यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये आपने कर लिया तो मान लो फिर कंप्यूटर साइंस में करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। मुझे लगता है भारत में अगर कोई भी पेपर है जो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज आपकी चेक कर रहा है, तो इसी का सबसेट होगा। एक बार नेट लिख लिया तो मानो सब कुछ लिख लिया। ये आइडिया हमें क्लियर हो गया। टोटल 200 नंबर का पेपर 2 होने वाला है। मैं स्क्रॉल करता चलूंगा, आपको जहां मैंने पॉज करके देख सकते हो। दिस इज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिटेल। दिस इज यूनिट 1, यूनिट 2 डिटेल सिलेबस, यूनिट 3, यूनिट 4। बाकी आप नेट पे भी लिखोगे तो 1 मिनट में सब सिलेबस डाउनलोड हो जाता है। दिस इज यूनिट 5, यूनिट 5 अगेन। This is unit 6 software, unit 7, this is unit 8, unit 8 again, this is unit 9 and this is unit 10 AI। वैसे इसको प्रॉपर पूरा देख के घबराना मत, बिकॉज आप चैनल पे बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझाएंगे किस टॉपिक से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत साल से, तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब PYQs स्टडी करते हैं, चीजों को समझते हैं, मजा आ जाता है, समझ आ जाता है, ऐसा नहीं निकलता नहीं है। ये पूरा सिलेबस देख के थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, होना भी चाहिए। मैं बोलता हूँ पेपर टफ है ना, ट्रीटेड एज अ चैलेंज। समझिए पेपर क्यों लिया जा रहा है, देश के भविष्य का सवाल है। उस आदमी को सेलेक्ट करना है जो कल को हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, और बच्चों क्या, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। उस काबिल बनना है हमें कि इस पेपर को पास कर सके। अब पास होगा कैसे, आइए उस पर बात करते हैं। पेपर 1 पेपर 2, वैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ काइंड ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो यहां पर हम बोलते हैं कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं, एलिजिबल होना चाहते हैं, तो मिनिमम क्राइटेरिया है 40%। 40% दोनों पार्ट्स में सेपरेटली। इस बात का क्या मतलब हुआ, अब याद करिए। पेपर 1 जो है वहां पे टोटल 50 क्वेश्चंस है और 2 नंबर के हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। तो पेपर 1 में कम से कम 40 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ये मतलब है, ये मार्क्स की बात कर रहे हैं 40%, 100 में से 40। या क्वेश्चंस की बात करूं तो ये हो जाएगा 20 क्वेश्चन। तो 50 में से कम 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे इंडिपेंडेंटली। आप यहाँ 200 में से 200 ले आओ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, यू विल बी नॉट कंसिडर्ड इन द मेरिट। तो सब्जेक्ट मतलब कुछ लोग ऐसा सोच सके ना, सर हम तो टेक्निकली पढ़ेंगे, हम पेपर 1 पढ़ ही नहीं रहे। नहीं सर, 40% नंबर मिनिमम लाना जरूरी है। और यही बात पेपर 2 में भी लागू हो जाती है। आप यहाँ पे 100 में से 100 ले, यहाँ कम लेके आ रहे हो तब भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी अब इसका 40% क्या है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आर देयर, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क। टोटल कितना है 200, तो इसका 40% कितना बनेगा 80 मार्क्स। तो 40 मार्क्स यहां से और 80 मार्क्स यहां से मिनिमम सेपरेटली लाना जरूरी है। या क्वेश्चन की टर्म्स में बात करूं तो अगेन 40% मींस 40, 100 में से 40 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, वरना आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे मेरिट के लिए। ये बात समझ आ गई। अब अगर आपने बेसिक क्राइटेरिया पार कर लिया तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो जाएंगे? नहीं। तो फिर वही बात है, सरकार कह रही है ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद इन जनरल हम लगभग 6% लोगों को, लगभग 6% लोगों को क्वालिफाई मानेंगे, टॉप 6%, ताकि जो स्टैंडर्ड है वो कहीं खराब ना हो। अब ये
मैंने और पूरी टीम ने मिलकर डेटा कंपाइल किया है। बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको पूरे इंटरनेट पे डेटा कहीं नहीं मिलेगा जहां मैंने नंबर में, परसेंटेज में, मार्क्स में, कट ऑफ में एक एक बात समझाई है। तो आइए समझते हैं कैसे इसको पढ़ना है। ये मैं अभी जो रिसेंट डेटा अवेलेबल है 23 वाले को तो रिजल्ट नहीं आया, जो 2021 और 22 का जो कंबाइंड पेपर होता है कोविड की वजह से, उसका डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं और लास्ट 3 साल का ले रहा हूं ताकि एक स्टैंडर्ड आपको समझ आए। कंप्यूटर साइंस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, जो कट ऑफ लगा वो लगा 162 पे, उससे पहले लगा था 164 पे, उससे पहले लगा था 156 पे। और ये आउट ऑफ 300 है ना, क्योंकि 100 प्लस 200 अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें परसेंटेज में 54, 54.67, 52। तो ये अब मोटा मोटा हमें अंदाजा हो जाता है क्या, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला चाहिए, वैलिडिटी कार्ड चाहिए, तो 100 में से 156 से 165 के बीच में, या ऑन एन एवरेज हम कट ऑफ देख रहे हैं 52 से 55% के बीच में कट ऑफ हमारा घूम रहा है। तो अंदाजा हो गया ना, ऐसा नहीं कि 300 में से 297 नंबर लाने, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि 170 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को पता ही है कि अगले साल आप कट ऑफ पार कर जाओगे। 170 तक तो नहीं पहुंच रहा कट ऑफ, जो हमें ट्रेंड देख के नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो ये अंदाजा हुआ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। एंड अगेन मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ रहा, बट अगर आप EWS या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, या फिर दिस इज SC, दिस इज ST एंड लास्ट वाला इज हाँ SC ST तक ही है ना। अगर आप किसी कैटेगरी से तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अब ये तीसरा नंबर है, मैंने क्या लिखा, काउंट भी लिखा है, क्योंकि यहाँ रैंक तो आती नहीं है, बस आता आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 316 स्टूडेंट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर को का क्वालिफिकेशन दिया गया। उससे पहले इट वाज 779, उससे पहले इट वाज 859। ये थोड़ा सा कोविड की वजह से गड़बड़ है डेटा, लेकिन ऑन एन एवरेज जब मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया तो मेरा ऐसा मानना है लगभग हर साल 800 स्टूडेंट्स को, है ना, जनरल कैटेगरी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन दिया जा रहा है। अगर ओवरऑल बात करें, यहां देखिए मैंने टोटल का सम भी लिखा है, 813 अक्रॉस ऑल कैटेगरी सम कर लू तो 1882, 2270, तो एवरेज मान सकते हैं लगभग 2000 बच्चे। और ये हम ओवरऑल नेट की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा। अब मैं सिर्फ कंप्यूटर लिखा भी है, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हर साल लगभग 2000 बच्चे नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। यस, जो कि लगभग ओवरऑल बच्चों का जब देखते हैं लगभग टॉप 6% होता है। तो आमतौर पे अभी हमें ऐसा अंदाजा है कि 70 to 80,000 या शायद उससे थोड़े ज्यादा बच्चे नेट का पेपर भरते हैं, जिसमें से टॉप 6% के हिसाब से लगभग 2000 बच्चे ये पेपर क्वालिफाई करें। भरेंगे कितने, फिर पेपर लिखने कितने आएंगे, उसमें बहुत ड्रॉप हो जाता है, वो वाली कहानी है। तो आपको भी समझ आ रहा है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है ना। एग्जैक्ट पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड ये सारा का सारा डेटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं JRF के लिए। तो मैंने क्या बोला, नेट इज द टॉपर, उनके भी जो टॉपर है, कुछ लोग इसको ऐसे फ्रेम करते हैं टॉप 6% ऑफ द 6%। तो जो लोग नेट क्वालिफाई किए और जिनकी उम्र भी 30 से कम है अभी, उसके अगर टॉप 6% उठा ले उनको JRF मिल जाता है। तो अगर एक थोड़ी सी तुलना करें, यहां देखिए कट ऑफ गया नेट का 162, JRF का गया 180। उससे पहले कट ऑफ गया नेट का 164, JRF गया 190। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उससे पहले कट ऑफ गया 156, JRF गया 180। तो परसेंटेज में आप देखेंगे 60%, 60। तो ऐसा नहीं अगेन JRF 90% पे जा रहा है, क्योंकि यार एक लेवल के बाद ना एक एक नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत कम है, 3 घंटे में सब करना, ये भी सोचिए। ऐसा नहीं इसी पेपर को 10 घंटे देंगे तो हो सकता है 80% भी ले आए। एंड देन दिस इज 60। तो यहाँ पे एवरेज देखिए, एवरेज है 180 to 190। तो मान लो अगर आप 200 नंबर टारगेट करो ना, अगर आप 300 में से 200 नंबर ले आते हो तो 110% आपका JRF निकला ही निकला है। बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की। परसेंटेज में देखेंगे तो 60 to 64% में आमतौर पे कट लगता है JRF का, और नेट पे ये लग रहा था कितना, 50 to 55। तो मान लीजिए लगभग 8 से 9, 10% का इंक्रीमेंट है। 10% एक्स्ट्रा लाओगे तो बेटा JRF मिल जाएगा। काउंट में देख सकते हो ओवरऑल, जैसे ये बीच वाला कॉलम उठा लूं, 2022 में कंप्यूटर साइंस में 1882 है ना, 1882 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया, जबकि JRF मिला सिर्फ 150 को। मतलब JRF मिल गया ना कंप्यूटर साइंस में, तो बस मान लो कि नेक्स्ट लेवल फोड़ दिया आपने। फिर वो सर्टिफिकेट सब कुछ बताएगा आपके बारे में, कोई पूछेगा नहीं, ये मैं समझा रहा था।
नाउ इफ यू गो टू आईआईटी दिल्ली कि मेरे को पीएचडी करना है और दिस इज माय जेआरएफ सर्टिफिकेशन, तो प्रोफेसर बोलेगा कि आपका एग्जैक्ट रिसर्च वर्क क्या है, उसको पता टैलेंट तो है बच्चे के अंदर। एक पेपर को लिखने के लिए 70-80 हजार बच्चे बैठ रहे, टॉप 100 टॉप 200 में तो कर लेगा, बस इसको सिखाने की बात है। सरकार को भी पता है कि यार ये बच्चा काबिल है, इसको 30,000 रुपए महीना देते हैं पढ़ने के लिए, ये टैलेंट जाना नहीं चाहिए। सबके लिए एडवांटेज है, बच्चों के लिए, सरकार के लिए, प्रोफेसर के लिए, कॉलेजेस के लिए, सबके लिए। यस, दिस इज द आइडिया। तो अब मेरे ख्याल से अगेन यू कैन कंपाइल होल डेटा। तो जेआरएफ सबको नहीं मिल रहा सर, हर साल अमूमन आप मान सकते हैं 100 से 150 बच्चे ओवरऑल जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। जनरल कैटेगरी में मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ लगभग 60। हाँ, देन अगेन यू कैन गो बाय कैटेगरी। तो कट ऑफ्स एंड बेसिक आइडिया आपको समझ आया। ये एक स्क्रीनशॉट में देख रहा हूँ जो मैंने विकिपीडिया से लिया है। तो अगर आप रिसेंट देखेंगे टोटल कितने बच्चे, ये वाला देखिए, इसका टोटल डेटा है। तो ये जो एक दोनों पेपर कंबाइन कर दिए गए थे कोविड की वजह से, ये देखिए 12,66,509 बच्चे ने रजिस्टर किया, लिखने सिर्फ 6,71,000 है। थोड़ा से कोविड की वजह से है, बट इन जनरल मैं देखता हूँ नेट में वैसे ही प्रॉब्लम, जैसे 2018 में तो कोविड नहीं था। 9,56,837 ने फॉर्म भरा, लेकिन सिर्फ 6,81,900। तो भाई वहां पेपर देना, निकली हिम्मत चाहिए, मजाक है क्या? डर लगता है, फॉर्म भर दिया पेपर देने नहीं आते। तो लगभग 1/3 30% बच्चा तो पेपर देने ही नहीं आ रहा, कभी कभी 50 भी हो जाता है। लुक एट दिस। तो यहां अगर 5,44,000 पेपर देना है तो मानिए वही कुछ 8-9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, जो 5-5.5 लाख बच्चे पेपर देने आ गए। अभी हम कंप्यूटर साइंस की नहीं ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो जिसमें 43,000 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया और उनके टॉपर्स यानी कि 8,955 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया। और कंप्यूटर साइंस का एग्जैक्ट काउंट मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आई होप ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि गेम क्या चल रहा है। अब पेपर टफ है, लेकिन अगर तरीके से काम करेंगे हो जाएगा। मैं एक बार अब चैप्टर नंबर 8 पे हम आ गए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिक बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट दोबारा एक बार समझ लेते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं इंडिया में, है ना, तो फ्यूचर में आप ऑब्वियसली चाहेंगे आप लेक्चरर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या शायद कॉलेज के डीन रिटायर हो, तो पीएचडी इज मस्ट, मास्टर्स इज मस्ट, एंड दिस नेट एग्जाम इज मस्ट। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप जब तक ये पेपर नहीं लिखेंगे, आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इसके बिना नहीं पढ़ा सकते आप। यस, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं कि ये एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपका पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। और थोड़ी मेहनत करके जेआरएफ निकाल लिया ना, तो देश के हर कॉलेज आपके घुटनों पे होगा। भारत सरकार आपको आपके दामाद की तरह ट्रीट करेगी, लड़की की तरह ट्रीट करेगी। बिकॉज आप सोचो ना, 30,000 रुपीज पर मंथ, वो आपको, यार इतने की नौकरी नहीं मिलती देश में। सोचो 30,000 रुपए महीना की नौकरी के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार है। इतना सरकार पढ़ने के दे रही है, हॉस्टल अलग देगी, रहना खाना अलग देगी। ये बस तुम पढ़ लो यार, तुम सही बच्चे लग रहे हो, पेपर तुमने पास कर लिया, इंडिया में टॉप 100 टॉप 200 रैंक में आप चल रहे हो, तो आप कुछ फोड़ोगे बड़ा, देश को कुछ बना के दोगे, इस समाज को एक बेहतर समाज बनाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात, पीएचडी में एडमिशन मिलना आसान, स्कॉलरशिप मिलेगी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन मिलेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, सीएसआईआर की बहुत सारी लैब्स हैं, इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी, ये बहुत सारे स्कॉलरशिप चलाते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट चलाते हैं, जहां पे दे मेंशन क्लियरली कि जेआरएफ होना चाहिए। जेआरएफ है तो आ जाओ, रिसर्च प्रोजेक्ट है 2 साल का, 3 साल का, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपके लिए ये मान लीजिए बस आपका एक ऐसी सोर्स, ऐसा रिश्तेदार बन गया ये पेपर ना, कि एक बार आपने पार कर लिया ना अगर, तो बस फिर सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है। और ऑलरेडी मैं एक बार सैलरी अगर आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट का जो बेसिक पे बैंड है दैट इज 70,000, उसमें टीएडी एचआरए वगैरह मिला के 80 to 85,000 से आप स्टार्ट करेंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बहुत बड़ी बात है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी जो मैं रियल डेटा देख रहा हूँ, वो 35,000 से 60,000 के बीच में आप ज्वाइन करते हैं, विच इज वेरी गुड स्टार्टिंग में, अगर किसी भी करियर की बात करें तो। भारत में आज भी 21% टीचिंग पोस्ट खाली है, तो सरकार इंतजार कर रही है आप पेपर लिखें, पेपर पास करें, ज्वाइन करें और जबरदस्त तरीके से काम करें। टीचिंग का क्या फन है, आप यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप और मेरी इमोशंस कनेक्टेड, हम जानते हैं क्या मजा है इस काम के अंदर।
यस, ये जेआरएफ की मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर फर्स्ट 3 इयर्स आपको स्कॉलरशिप मिलती है 31,000 की, एंड देन आपको फर्स्ट 2 इयर्स एंड देन आपको 35,000 स्टाइपेंड मिलता रहेगा। एंड उसके अलावा जो खाने पीने का, रहने का, यूनिवर्सिटी जो आपका टेक केयर करेगी वो अलग से करेगी। तो अगेन दीज आर वेरी वेरी एडवांटेजेस। आप सबसे हटके सरकार की नजर में आ जाते हैं, तो बड़ा पेपर पास करना है अगर इस फील्ड में जाना है तो। अब सवाल है कि सर ठीक है, सारी बात समझ गए, हाज नेट के सारे क्लैरिटी में मिल गए, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो बहुत लगेगा। जिसके जितने पुराने पाप होंगे उनको धोने में उतना ही समय लगता है। बट अगेन बहुत सारी चीजें हैं, है ना। स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है? कहने को तो बोल देते हैं सब स्टूडेंट बराबर है, सब बराबर तो नहीं होते। टीचर तो एक बार में पढ़ाता है, किसी को एक बार में समझ आती है, किसी को 4 बार में समझ आती है, किसी को उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है। तो आपकी एबिलिटी क्या है? डेली आप कितना टाइम दे पा रहे हैं? कुछ लोग ऑलरेडी टीचिंग जॉब में होते हैं, कुछ लोग अभी मास्टर्स कर रहे हैं, कॉलेज में जाना है, वहां समय लग रहा होता है। कुछ ऐसे होंगे जैसे मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 100% टाइम दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड अगेन सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ी चीज है। 2 साल हो गए घर खाली बैठे हुए, लेकिन कोई गाइडेड प्रिपरेशन, कोई कोचिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्रैक करें। किया जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। पेपर बहुत वाइड है। ये जो समझने की जो कॉस्ट है, जो समय के साथ सीखोगे क्या क्या नहीं करना, वो कोई पहले आपको बता सकते। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपको क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा। फिर भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, तो मैंने कुछ केस स्टडीज यहाँ पर बनाए हैं। अगर आप अपनी मास्टर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, 100% टाइम डेडिकेट कर सकते हो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो सब्जेक्ट्स की, तो मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट जेआरएफ की गारंटी नहीं लेता, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया जा सकता है। जिस तरह से मतलब 4-5 महीने लगेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, देन रिवीजन एंड ऑल, टेस्ट सीरीज पे 2-4 बार काम करेंगे तो चीजें मैनेज हो जाएगी। अगर आप अभी कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज वाले अटेंडेंस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है वहां पे, तो आमतौर पे 12 महीने जो गुड टाइम, मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि मैं तैयारी शुरू करूँ 6 महीने के अंदर ये नेट निकल जाए। और आप समझ रहे हैं कितना प्रेस्टिजियस पेपर है, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ 12 महीने जो गुड टाइम जिसमें चीजें बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है। अगेन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, अब यहाँ पर जॉब की मुझे तो अच्छी बात ये लगती है कि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी बैंक में जॉब कर रहे होंगे। इन जनरल सीएसआईटी के स्टूडेंट है तो कहीं टीचिंग जॉब में ही होंगे, तो वहां भी एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ नई चीज आप पढ़ा रहे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम ही आएगा। तो भी आमतौर पर 10 से 12 महीने सफिशियंट होते हैं अगर अच्छे से काम करें नेट निकालने के लिए, और अच्छे से काम करेंगे तो जेआरएफ भी निकल जाता है। यस, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। अब इस पूरे एरिया में थोड़ा सा एफर्ट मैं भी कर रहा हूँ और शानदार तरीके से कर रहा हूँ। गेट के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में ऐसे हैं ना जिनके लिए अच्छी कोचिंग्स मार्केट में अवेलेबल है। हम करा रहे हैं और लोग भी करा रहे हैं और अच्छी करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेट एक ऐसा एग्जाम है, मैंने बहुत सारे बैचेस लिए हैं। पहली बात तो कोचिंग्स बड़ी लिमिटेड है फिजिकल क्लासरूम में, और ज्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स होती है, पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए दिल्ली आना या बड़े बड़े शहरों में जाना, जाके कोचिंग करना। तो यहाँ पे एक प्रयास करा है हम लोगों ने, और शानदार लेवल का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं नॉलेज गेट में मेरी कोशिश ये रहती है क्वालिटी, तो चाहे काम लेट करें, बहुत समय से बहुत बच्चे में बोलते थे सर नेट के लिए, नेट के लिए। रिसेंटली अभी हमने बैच लॉन्च किया है, जल्दी से एक बार उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर देखिएगा, वरना कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, तो चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ अपने नेट गाइडेंस कोर्स के बारे में। तो टू स्टार्ट विद बहुत सारे फीचर्स तो आपको बताऊंगा, बट ये कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं पिछले 10-12 साल से लगभग गेट और नेट के एरियाज़ में कोचिंग दे रहा हूँ, और गेट में तो बहुत सारे बैचेस और हज़ारों लाखों बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। नेट में भी मैंने टाइम टू टाइम बहुत सारे बैचेस लिए हैं, और नेट मेरे दिल के थोड़ा करीब इसलिए है कि एक तो जब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा है। दरअसल उसको आगे जाके हमारे देश की अगली जनरेशन्स को पढ़ाना है। काफ़ी सारे बच्चे, मोर देन 50,000 स्टूडेंट हर साल यहाँ पे एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं। पासिंग परसेंटेज मान लीजिए 5 से 6% के बीच में है जो लोग नेट क्वालिफ़ाई करते हैं। जेआरएफ तो इवन 1% से भी कम है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गेट के अंदर है, हम भी क्लासेस लगा रहे हैं और भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट क्लासेस लगा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट नेट में मुझे लगता है कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्वालिटी वो डिजर्व करते हैं, वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है ना। और इसीलिए मैंने भी समय लिया
एक आध बार बीच में हमने लॉन्च करने की कोशिश की, बट फिर हमने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मेरा अगेन काम करने का तरीका ऐसा ही है कि जब तक मैं एकदम गारंटी से ना कह दूं कि यार ये कोर्स बेस्ट है और शानदार तरह से हम आपको गाइड करने वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो आपका नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कराएंगे, तब तक हमने लॉन्च नहीं किया था। और अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या कैसे हम करने वाले हैं, वो बात की स्टोरी है। बट अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और काफ़ी समय से अगर मेरा कोई कंटेंट आप देख रहे हैं, तो शायद मेरे काम करने का तरीका क्या है वो थोड़ा बहुत आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो शुरुआत में बात बोल देता हूँ, कोर्स का नाम ही है नेट यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट गाइडेंस बाय संचित सर। तो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे कोर्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन आपको देने की। और मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, मैं बाकी किसी कोर्स के बारे में ऐसा नहीं बोला हूँ, बट पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ, ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है एज फार एज नेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न। इस बात को मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो अब ये कहने के बाद मैं एक बार आपको फीचर समझाना शुरू करता हूँ। पहली चीज जिसपे मेरा बहुत सॉलिड बिलीफ है वो है लाइव क्लास विद एकेडमिक कैलेंडर। होता ये है कि बच्चे को ये नहीं समझ आता कि टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किस हिसाब से चलना है, कब क्या करना है। तो आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बस पढ़ना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम 7 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारा यूनिट 1 है। और लगभग 15 से 18 दिन के बीच में, जो यूनिट बड़ा है उसको थोड़ा ज्यादा, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटिवली छोटी यूनिट है उसको 11 दिन। 30 नवंबर को ये सिलेबस हम पूरा करने वाले हैं। ये काम मैं गेट में लगभग 15-20 बार कर चुका हूं। तो नाउ आई हैव दैन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे शेड्यूल के हिसाब से चीजें आगे लेके चलनी है ना। तो यहाँ पर हम लाइव क्लासेस लगा रहे होंगे, बैक टू बैक डिस्कशन कर रहे होंगे। अभी बताऊंगा, इट्स अ हाइब्रिड कोर्स, तो यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से हमारे पास हैं। बट आई टारगेट कि हम 30 नवंबर तक सिलेबस पूरा करें, सो दैट जो बचा हुआ बाद में हमारे पास टाइम है 15-20 दिन जितना भी मिलता है, नेट में ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है एग्जाम की, वो हम रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट की। उसके बाद जो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जून अटेम्प्ट का, उनके लिए भी एकेडमिक कैलेंडर एकदम बिल्कुल तैयार है। तो जो अगली हमारी क्लासेस शुरू होंगी फिर से, हम 19 जनवरी से क्लास स्टार्ट करेंगे। किस सब्जेक्ट को कितना दिन मिलने वाला है यू कैन सी, एंड अगेन विल कंप्लीट अवर सिलेबस बाय 31 मई। तो यहाँ पर क्लासेस हम लगाएंगे, डेली क्लास लगाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं क्लास लगाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कितना एफर्ट दिया जाना चाहिए, किस तरह से चीजों को आगे लेके चलना है, वो बहुत सॉलिड तरह से हम लेके चलेंगे। यस, सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला, इट्स अ हाइब्रिड कोर्स, कंसेप्चुअल वीडियोस एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। अब सर ये क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 3,500 से ज्यादा, एंड आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज हियर, हमने स्पेसिफिकली नेट के लिए काम किया है, जहां पर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलने वाली हैं। साथ ही साथ नेट के जब से हमारा सिलेबस फॉर्मेट चेंज हुआ है 2018-19 के बाद से, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, आई लेट यू नो, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, हर किसी का वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसे मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, गेट की बात करूं या इवन नेट की बात करूं, बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, सब प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा क्या सर, ये शीट मिलेगी क्या, ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या। 2018-19 के बाद 8 पेपर, 8-9 पेपर अभी तक हो चुके हैं। सर मैं कहता हूं, अगर हर एक क्वेश्चन पेपर के सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लेते हो टॉपिक के साथ, तो शायद ही ऐसा कोई कंसेप्ट, ऐसा कोई आइडिया जो रह जाता है, लगभग सब आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यहाँ पर सारे के सारे, अच्छा ऐसा नहीं इसमें कोई कंटेंट ट्रिपिंग होने वाला है, सारा ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो फॉर एग्जांपल हम डिस्क्रीट मैथ शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस तो चलेंगी, रिकॉर्डेड कंटेंट हमने पहले से यहाँ पर बना के रखा है अलोंग विद ऑल पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस। तो लाइव क्लास इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। बट ऐसा नहीं है कि सारा कंटेंट हम लाइव क्लास में पूरा कर रहे हैं, कंटेंट ऑलरेडी पूरा है, वहां जस्ट आके उसको नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हुई लाइव, ये हमारा कंसेप्चुअल वीडियोस और पीवाईक्यूज के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट।
सर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बट पता नहीं क्या हुआ, हमें समझ ही नहीं आया, हमें तो लग रहा था हो जाएगा। सर बीच-बीच में टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन जैसे मैंने बोला ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इंडिया का बेस्ट मैकेनिज़्म ये इस बार हमने बनाया है, जो गेट में ऑलरेडी हम करके दिखा चुके हैं, उसको इधर रेप्लिकेट किया है। तो यहाँ पर जब भी आपका सिलेबस पूरा होता है, 1 यूनिट कंप्लीट होगी, आपका लेवल 1 टेस्ट होने वाला है। तो 21st ऑफ जुलाई से लेके 30th ऑफ नवंबर तक आपके हर यूनिट के लेवल 1 टेस्ट होंगे। उसके बाद जो लास्ट का 1 महीना है सर, वहाँ पे फिर से हर यूनिट के लेवल 2 टेस्ट होंगे फॉर सेक ऑफ रिवीजन, एंड देन यू कैन सी 3 मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं। अगर इतना कर लेंगे ना, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। मैं अगर एक बार थोड़ा-सा अगर टाइम के बारे में बताऊँ ना, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तक आपने नेट के बारे में सोचा नहीं, तो मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ सर, पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ की मैं गारंटी नहीं लेता, अगर अभी एज लिमिट आपकी है। नेट की कोशिश की जा सकती है, बट अगेन नेट की भी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि देखो थोड़ा समय लगता है। अगर आपकी चीज़ें पॉलिश्ड हैं, ऑलरेडी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 100% 6 महीना सफिशिएंट है, आप एनटीए यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका भी बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है, बट सेकंड में तो पक्का हो ही जाएगा अलोंग विद जीआरएफ। लेकिन जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, साथ-साथ करना है सर, तो होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेल मी एनीथिंग सेशन, जो मेरे दिल के बड़े करीब है। आप में से हो सकता है कई लोगों ने यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम होते देखो जनरल सेशंस, तो यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ पर हम पढ़ाई की बात नहीं करते। यहाँ पर आपके और मेरे बीच में कोई और नहीं होने वाला, हम डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं, समझते हैं। मैं हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से बात करता हूँ, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी क्या स्टोरी है, क्या कर रहे हो, करियर वाइज सही भी कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। पुराने जितने टेलविंडिंग सेशन है, उनकी भी अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी, वेरी इंटीग्रल पार्ट। इवन वो लोग जो कोई कमिटमेंट्स हैं, वर्क है या कुछ और है, जिस वजह से पढ़ाई की क्लास नहीं लगा पा रहे, लाइव क्लास नहीं लगा पा रहे, बोलता हूँ वो लगाओ ना लगाओ, टेल मी एनीथिंग सेशन आपको सर ज़रूर लगाना है ना? सो दैट इज़ लाइक वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है हमारी कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा सॉलिड लेवल का डाउट सपोर्ट है, जहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। आप जो भी क्वेश्चन चाहे आप पूछ सकते हो। इट्स लाइक अ फेसबुक, इट्स लाइक अ इंस्टाग्राम, है ना, फॉर क्वेश्चंस। तो हमारी टीम है जो वहाँ पर आंसर कर रही होती है, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो, एक लेवल के बाद अगर पेपर में नेक्स्ट लेवल तैयार करना है ना, तो एक सॉलिड लेवल का हमारा नेटवर्क होना चाहिए, जो यहाँ पर हमने बनाया है। दूसरा, पर्सनल मेंटर्स विल बी देयर। हर टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसको लगातार अपडेट करना। देन आप जब चाहें अपने मेंटर को कॉल करके बात कर सकते हैं। हर हफ्ते हम रैंक प्रिडिक्ट करेंगे, क्या पूरा सिस्टम चल रहा है, एंड देन टाइम टू टाइम आपकी प्रोग्रेस डिस्कस करना कि हमारे हिसाब से इफ एवरीथिंग गोइज फाइन, या यहाँ पे कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत शानदार कोर्स इस बार मैंने बनाया है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़ें। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको जॉइन करिए। अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए। ऐसा मत सोचिएगा उसका हो जाएगा तो सर फिर हमारा कैसे होगा? सीट्स तो लिमिटेड हैं। ग्रुप की बात है, जितना सॉलिड बैच बनेगा, जितने अच्छे बच्चे मेरे पास आएँगे ना, ट्रस्ट मी, उतने ही शानदार तरीके से हमारी रैंक्स यहाँ पे निकलने वाली है ना? मैं एक बार फिर भी अगर थोड़ा-सा आइडिया आपको बताऊँ, मैं थोड़ा होमवर्क कर रहा था। सीएसआईटी की बात करें, ऑन एन एवरेज लगभग मैंने पूरा डेटा ही कैलकुलेट कर लिया है। लगभग 60,000 स्टूडेंट हर साल रजिस्टर करते हैं, जिसमें से लगभग 50,000 बच्चे ऑन एन एवरेज एग्जाम देने पहुंचते हैं। लगभग 2-2,500 बच्चे हर साल नेट क्वालिफाई करते हैं। मेरे को ये इंश्योर करना है, ये परसेंटेज 5 से 6 है। मेरे को ये देखना है कि मेरे बैच में जितने बच्चे एनरोल होते हैं, वो मैं कितने परसेंटेज में, और अभी बोल रहा हूँ अगले साल पब्लिश करूंगा ये डेटा, कि कितने परसेंटेज में मैं अपने बच्चों को पार करा पाता हूँ। एंड आधा परसेंट से भी कम है, जेआरएफ का डेटा 0.38% है। लेट मी सी हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, है ना? तो कट ऑफ समय के साथ बहुत ऊपर जा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर तो रिलेटिवली काफी ऊपर गया है, एंड द रीजन बीइंग कि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेपर भी थोड़ा आसान था। बट खैर, वो सारी बातें अलग है। जो मुद्दे की बात थी मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर विचार करिए। 7th ऑफ जुलाई से मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो जितना जल्दी हो सके कोर्स को एनरोल करिए और चीजों को मेरे साथ आगे लेके चलिए। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।